कोडिंग का काम चल रहा है। प्रोग्रामिंग जो है उस समय इंजीनियर जाते हैं हर चुनाव क्षेत्र में, हर जगह, और फिर प्रोग्रामिंग वहां करते हैं। तो बैलेट पेपर जो है वो इस तरीके से काम किया जा सकता है। आखिरी कैंडिडेट का फॉर्म भरने के बाद में, विड्रॉल के बाद में, क्लियर लिस्ट होने के बाद में प्रिंट करके किया जा सकता है। उसकी छपाई अभी करने की जरूरत नहीं है, उस समय होगा। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रहकर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव फंडामेंटल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को यह भी समझ में नहीं आता संवैधानिक अधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। ये फंडामेंटल राइट है, केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है। और फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट भी उसका वायलेशन नहीं कर सकता। सरकार के पास तो उसका वायलेशन करने का अधिकार ही नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव। हम जिसको चुनना चाहते हैं उसी की सरकार होनी चाहिए, हम जिसको चुनना नहीं चाहते हैं उसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये भी हम लोग बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो हम डींग हाँकने का काम करना बंद कर दे कि संविधान को बचाएंगे। अरे वोट को बचा ले भाई, पहले वोट को बचा ले, फिर बाद में संविधान को बचाने की बात कर ले। अगर हम वोट नहीं बचा पाएंगे तो संविधान कहां से बचा पाएंगे। अगर वोट बचा लेंगे तो बीजेपी को नीचे गिरा देंगे। बीजेपी वाले जो है ये नरेंद्र, कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। अरे 3.5% है, ये 3.5% लोगों को ग्राम पंचायत में चुनाव जीत सकते हैं। पहले पार्लियामेंट में चुनाव जीतने, अबे ग्राम पंचायत तो जीत वाले। मैं ऐसे कई गांव जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, ब्राह्मण गांवों में ग्राम पंचायत का चुनाव ही नहीं लड़ते। गांव में देश का लड़ते। ये 3.5% लोग ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं चुनवा सकते, वो देश के पंचायत में प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। बहुत लोग बिल्ली की कर रहा है, जानवर की कर रहा है, ओबीसी की नहीं कर रहा है। और प्रचार क्या करते हैं, मैं ओबीसी का हूं इसलिए मेरे को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे तू ओबीसी का है, ओबीसी की तो गिनती कर ले, कुत्ते बिल्ली की गिनती करवा रहा है। ओबीसी की तो गिनती कर ले। अगर ओबीसी की भी गिनती नहीं करता है तो इससे बड़ा क्या एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का मतलब है पावर कुछ और लोगों के हाथ में है। चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया है। वो इसलिए सामने रखा गया है क्योंकि वो 52% लोगों का प्रतिनिधि है। ओबीसी का है, ओबीसी का है कहते रहता ना, तो ओबीसी को तो 52% लोग कहते हैं। तो आरएसएस के लोगों ने प्लान बनाकर, उनको मालूम है हम तो 3.5% लोग हैं, इसलिए 52% आदमी को सामने किया। ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का और उस मुद्दे पर कई बार मैंने भारत बंद करवाया। हमने कई बार इस इश्यू को उठाया। इसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को लाया। अब ओबीसी के आदमी को लगता है कि हमारा ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो गया, अब गिनती की क्या जरूरत है। ये राजनीति समझने की जरूरत है, ये राजनीति समझने की जरूरत है।
तो इसलिए साथियों, इस देश में हम लोगों को जगाने की, सही तरीके से जगाने की, लोगों को तैयार करने की, और उन सिद्धांतों को जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है और रियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 को इस मुद्दे को उठाया था, और इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन करके 17 अगस्त 1932 को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया था, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन करवाया गया था, और उस आमरण अनशन के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार समाप्त हुआ, समाप्त किया गया। अगर नहीं किया गया होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते, लड़ने वाले, झगड़ने वाले होते, और अगर ऐसा होते तो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती कब की हो गई होती। ओबीसी वालों को गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो गांधी जी महाराष्ट्र में आकर खुद कहा, मैं वास्तविक महात्मा नहीं हूँ, ज्योतिराव फुले है। गांधी जी ने कहा मैं वास्तविक नहीं हूँ। ईमानदार आदमी था गांधी जी, चाहे कुछ भी हो, मगर गांधी जी ईमानदार था, कम से कम इतने मुद्दे पर तो ईमानदार था। उसने कहा नहीं, ज्योतिराव फुले वास्तविक महात्मा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लोगों को, बहुसंख्य लोगों को तैयार करके लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है। उसकी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। केवल भाषण करने से नहीं होगा, संगठित शक्ति चाहिए। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन को हम लोगों को बदलना है, तो बदलने के लिए अभी हमारे पास चुनाव घोषित नहीं हुआ। जब वोट पड़ेंगे उसके पहले तक हम लोगों को ईवीएम फोड़ने के लिए देश भर में कमेटियां बनाना होगा। तो कुछ लोग वो ऐसा बोलेंगे, आखिरी बात कह रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं इससे तो जेल हो जाएगा। तो संविधान बचाने की बात करने वाले जेल में जाने के लिए डर रहे हैं, डर रहे। तो मैं तो बाकायदा गुजरात की जेल में जाकर वापस आया हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी केवल आप ही को सलाह दे रहा, गुजरात के जेल में जाके आया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जेल में जाके आया। तो संविधान बचाने के लिए हमको जेल में जाना होगा, मगर मैं कहता हूं वोट को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए अगर तैयार हो जाओ तो संविधान बच जाएगा। वोट को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार होना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा? अगर हमारे जागरण से चुनाव आयोग नहीं जागा और बैलेट पेपर नहीं माना तो चुनाव तो होगा, ईवीएम से होगा, होने दो, ये तो चुनाव तो होगा। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि फिर भी वोट डालने के लिए जाना होगा, हाँ मैं भी कह रहा हूं जाना होगा। नहीं जाओगे तो फोड़ोगे कैसे? जाना पड़ेगा अंदर, तब तक फोड़ेंगे, अंदर जाना पड़ेगा। मैंने दिल्ली में कहा फोड़ेंगे, तो चुनाव आयोग ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने मेरे पोस्ट में लिखा फोड़ेंगे, उसके नीचे लेटर लिख दिया। तो कांग्रेस वाले जो लोग हैं, उसका महासचिव है सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी वाला, तो कांग्रेस का महासचिव है, उसने लेटर लिखा चुनाव आयोग को, बातचीत करने के लिए समय दो। आप लोगों ने खबर पड़ा होगा कि बातचीत करने के लिए समय दो, चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, बातचीत करने के लिए समय नहीं दिया। तो कांग्रेस ने, उसके महासचिव ने क्या कहा? दूसरी चिट्ठी लिखा, बातचीत करने के लिए समय दो। अरे क्या बेवकूफी है भाई,
तेरे को एक बार इतने महीने से, सितंबर से तुम समय मांग रहे हो, दे नहीं रहा, रिजेक्ट भी करने वाला लेटर भेजा, दोबारा परमिशन मांग रहे हो कि बोलने के लिए समय दो। अरे हमारे जैसा कांग्रेस के लोग मैदान में उतर जाए। कांग्रेस के लोग मैदान में नहीं उतर रहे। तुम लोग मैदान में उतरो, तुम लोग मैदान में उतर गए हो, उसका धन्यवाद देने के लिए कांग्रेस के आए, धन्यवाद देने के लिए आए। ये मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुम मैदान में उतरे। अरे कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए कोई आदेश दे नहीं रहा, कांग्रेस आंदोलन करने के लिए कोई आदेश दे नहीं रहा। ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? पवार साहब को मैंने दिल्ली में बुलाया था, वो आए थे, क्योंकि पवार साहब तो ईवीएम लाने वालों में नहीं थे। अगर मान लो कल कांग्रेस वाले बोलेंगे कि ईवीएम गलत है, तो बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? तुमने तो लाया था। कांग्रेस वालों की समस्या हो जाती है, तुमने तो लाया था। अब जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां कम से कम रीजनल लेवल पर रेजोल्यूशन तो विधानसभा में पास करें। कम से कम विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करें। ईवीएम लाने का विरोधी पार्टी के जो नेता हैं दिल्ली में, वो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन फेल हो जाए, रेजोल्यूशन तो रखे कि बैलेट पेपर लाओ। कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है सेंटर में, वो वहां प्रस्ताव रख सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ना ये गौतम जी, वो प्रस्ताव रख सकते हैं। वो फेल हो जाए तो बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी, बीजेपी नंगी हो जाएगी जनता की नजर में। अब मुझे कांग्रेस को राजनीति सिखाना पड़ रहा था, मुझे भी शर्म आती है। कांग्रेस वाले लोग इतने कांग्रेस की 125 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से समय हो गया, उनको हम क्या बताएं? वो सारे भारत वालों को राजनीति सिखा रहे हैं, हम क्या सिखाएंगे उनको? मगर उनको निश्चित रूप से इसके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। अरे संसदीय आंदोलन करो, संसद के अंदर करो। मगर कांग्रेस ईवीएम के विरोध में सामूहिक एक्शन करते हुए दिख नहीं रही। हाँ, चिट्ठी लिख रही, कांग्रेस चिट्ठी लिख रही है, वो चिट्ठी रिजेक्ट हो रही है, दूसरी लिख रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, अरे आप भी आंदोलन करो, हम भी अब मैदान में उतरे हैं, तुम भी उतरो। तुम अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, जो आज हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, कल दिखाते हैं। चलो आज नहीं दिखाए, कल दिखा ही जाएगा। अरे कोंबडी किती झाकून ठेवली तर सूर्य उगवायचा राहते काय? सूर्य तो तरी पण उगवतेच ना। तो इसलिए साथियों, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमें ईवीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश में। तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले 1 महीने में आपके जिले में जितने बूथ है, वो सारे बूथ लेवल पर कमेटियां निर्धारित हो सकती है। अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमेटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे। तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा, तो इसलिए 5 आदमी कम से कम कमेटी में होने चाहिए। अगर 5 बार फोड़ना पड़े तो 5 बार फोड़ेगा। 15 लाख लोग जब फोड़ेंगे ना, किसी को जेल नहीं होगी, लिख के देता हूं। एक आदमी फोड़ेगा तो हो, 15 लाख आदमी फोड़ेंगे तो दे तो दो, तो नेशनल एजेंडा हो गया। मैं आपको आंदोलन की रणनीति भी समझा रहा हूं कि अगर एक आदमी फोड़ेगा वो जेल में जा सकता है, 15 लाख लोग फोड़ेंगे कोई जेल में नहीं लेके जाएगा, उसी की बात मान लेंगे। अरे समझ में, आप लोगों की बात अगर मनवाना चाहते हो तो 15 लाख लोगों की कमेटियां बनाओ और फोड़ने के लिए तैयार करो। मैं जानता हूं ये बात कह रहा हूं, ईवीएम फोड़ना है तो मैं जानता हूं इलीगल है, तो भी बोल रहा हूं। केवल फोड़ो ऐसा कहने से, कहना भी गैर कानूनी है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकता है, मैं फिर भी बोल रहा हूं।
मैं जानता हूँ, वकील भी गौतम साहब है ना, बराबर है ना, बोलो ये गैर कानूनी बात है, मैं जानता हूँ गैर कानूनी है। अरे मैं संविधान को बचाने के लिए इतना भी काम ना करूं तो मुझे तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं। मैं तो मैं आपको जेल में जाने के लिए कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, पहले मैं ही जाने के लिए तैयार हूं, मैं ही जाने के लिए तैयार हूं। तो आप कमेटियां बनाओ, और ये कमेटियां हम लोग तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए बना रहे हैं, इसकी खबर चुनाव आयोग के पास जाती रहे। देखो चुनाव आयोग बैलेट पेपर पढ़ा जाएगा, एक सीक्रेट खबर जानी चाहिए इस चुनाव आयोग को, भारत सरकार को, चुनाव आयोग को खबर जाने दो, बैलेट पेपर पढ़ जाएगा, बैलेट पेपर चुनाव हो जाएगा। केवल मांग करने से बैलेट पेपर नहीं आएगा, ये जनता का आंदोलन खड़ा करना होगा, और इसके लिए फोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ, अभी नहीं फोड़ना है, 3 दिन पहले बताऊंगा कैसे फोड़ना है, अभी तो कमेटियां बनाओ। देखो समझ रहे हो, ये लड़ाई लड़ने का भी कोई हुनर होता है कि नहीं, आंदोलन करने का भी कोई हुनर है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। 3 दिन पहले बताएंगे, हो सकता है 4 दिन पहले ही बैलेट पेपर आ जाए। लड़ाई लड़ने का कोई हुनर होना चाहिए कि नहीं, ये बता रहा हूं। जब सारे देश के और भारत सरकार को, चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा 15 लाख कमेटियां बन गई, बोले चलो बैलेट पेपर ही कर लेते, नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है। इस तरीके से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ। 3 दिन पहले फोड़ने की बात बोलूंगा, अभी से बोलने से भाप निकल जाएगा। मुंह से भाप निकालने का कोई मतलब नहीं है, मुंह के अंदर ही रहना चाहिए, भाप तो घर भी रहेगी। तो इसलिए ये लड़ाई हमको लड़ना है, और संविधान बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना होगा। वोट का अधिकार बचाएंगे तो बीजेपी को हरवाएंगे। तो पहले वोट का अधिकार बचाने के लिए हमें सारे देश भर में ईवीएम से अपने वोटों का बचाव करना है। इसके लिए आप अपने आप की तैयारी करो। इस कार्यक्रम के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हो, सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं, सारे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपने मेरी बात। सक्षम भारत टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आजच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।